Good morning, students. This is Mona ma'am, and yesterday we have started our chapter number first, means 28, unit number 4, civics. Okay, and we have discussed about the constitution and legality of laws. Today we will discuss about law and dissent. Then students, what is a constitution and why do we need a constitution? संविधान क्या है और हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है? देन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सेम उसी तरह बहुत ज्यादा जरूरी है जैसे सपोज दैट आप एक गेम मान के चलिए, लाइक दैट फुटबॉल. ओके, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो, सभी को पता है फुटबॉल किस तरह से खेला जाता है, और उसमें क्या है कि अगर हम कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाते हैं प्ले के ड्यूरिंग, खेलने के दौरान अगर आप कोई रूल्स नहीं बनाते हो और सिंपली वैसे ही उसमें खेलते हो तो क्या होगा? अगर उसमें कोई रूल्स नहीं होंगे तो आप एक दूसरे से झगड़ा करोगे, कोई एक लिमिटेशन, कोई बाउंडेशन नहीं होगा, मीन्स एक सब कुछ ओपनली हो जाएगा और उसमें हम नहीं समझेंगे कि हमारी लिमिटेशंस कहाँ तक है. देन सिमिलरली ए सोसाइटी इज ऑल्सो लाइक ए फुटबॉल. ओके, फुटबॉल टीम लॉज आर रिक्वायर्ड टू गवर्न द सोसाइटी. तो सोसाइटी को गवर्न करने के लिए भी हमें कुछ लॉज चाहिए होते हैं. ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रिटन प्रोविजंस दिए गए हैं जिसमें हमें पता है कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या क्या चीजें प्रोवाइड हुई है. जैसे We are the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all Indian citizens. ठीक है, मीन्स हम भारत के लोग एक तरह से ये रिजोल्व कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं भारतवासियों को कि कंप्लीटली सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर मीन्स संप्रभु सत्ता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक मीन्स गणतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक, एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स. तो सभी सिटीजन्स को ये सिक्योर किया जाता है जन जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी. तो किस तरह की जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. लिबर्टी में किस तरह की लिबर्टी, किस तरह की फ्रीडम? थॉट, एक्सप्रेशन, ब्रीफ, फेथ एंड वर्शिप मीन्स हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हमें जस्टिस भी प्रोवाइड होगा, इक्वालिटी भी हमें मिलेगी, सबके इक्वल हम समाज में रहेंगे. ठीक है, एंड टू प्रमोट अमंग दैम ऑल, और सभी के साथ हमें भी प्रमोट किया जाएगा. फ्रेटर्निटी मीन्स एक भाईचारा जो है ये एश्योर करता है द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिट एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. In our Constituent Assembly, this 26th day of November means 26 November 1949 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था. ठीक है, इसको इनेक्ट किया गया था 26 जनवरी 1950. ठीक है, तो ये दो अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं. तो ये 26 नवंबर 1949, ठीक है, और इनेक्ट कब हुआ, हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950. ओके, then we are celebrated 26 January as a Republic Day. Then law and dissent. Dissent means to disagree or to oppose. Then students, what we are going to study in this chapter, नीड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन. तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, हम उस चीज को किस तरह से खुद अपने आप जो प्रैक्टिकली हम उस चीज को कर सकते हैं. देखें, डिसेंट मीन्स टू डिसएग्री और टू अपोज मीन्स किसी भी चीज का जो या तो हमारे राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसमें किसी भी चीज को डिसेंट करना मीन्स डिसएग्री होना, उससे सहमत ना होना, और टू अपोज मीन्स उसका विरोध करना. उससे हम एग्री नहीं है, विरोध कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? डिसेंट. ओके, मीन्स टू डिसएग्री और टू oppose. In a democratic country, the citizens are allowed to protest against laws that. अब डेमोक्रेटिक होना और कॉन्स्टिट्यूशन होना दोनों अलग अलग चीजें. जरूरी नहीं है कि अगर किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेटिक हो जाएगा. नहीं, अगर किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है बट डेमोक्रेसी नहीं है मीन्स वहां पे कुछ ऐसी चीजें जो डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो हम उसको नहीं मान सकते कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये डेमोक्रेटिक भी है. ठीक है, देन इसमें बता रखा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन्स
को अलाउ होता है किस लिए? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट लॉज दैट वॉयलेट देन देयर फ्रीडम। अगर कोई हमारी स्वतंत्रता को वॉयलेट करता है, रोकने की कोशिश करता है, देन हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ऐसे लॉज ना तो कोई बना सकता है और ना ही हमारे ऊपर वो लागू हो सकते हैं जो हमारी फ्रीडम को वॉयलेट करें। वन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पीपल वॉइसिंग अगेंस्ट अनफेयर रूल्स एंड लॉज इज द साल्ट सत्याग्रह। हम इसके लिए एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, जो अनफेयर रूल्स और लॉज के खिलाफ लोगों ने साल्ट सत्याग्रह बना के जो है उसके खिलाफ आवाज उठाई, विच वॉज कैरिड आउट एज ए पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही एक पार्ट था साल्ट सत्याग्रह। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साल्ट सत्याग्रह 1929। व्हाट वाज साल्ट सत्याग्रह? द साल्ट सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड टू प्रोटेस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स। Students, first we need to know who imposed salt satyagrah. Then Mahatma Gandhi imposed salt satyagrah, and why? Because colonial government imposition of the salt tax in 1882. Okay, means कॉलोनियल गवर्नमेंट ने 1882 में साल्ट पे भी टैक्स लगा दिया था, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है, हमारी बेसिक नीड है। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने कॉमन लोकल पब्लिक के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था और इंडियंस इस टैक्स को पे करते थे। देन साल्ट सत्याग्रह, जिसको हम नमक सत्याग्रह बोलते हैं, उसको लॉन्च किया गया। इसका विरोध करने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो इम्पोजिशन किया था साल्ट टैक्स का 1882 में, साल्ट इज ए बेसिक नेसेसिटी एंड द गवर्नमेंट दस मोनोपोलाइज्ड ऑफ द कलेक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ साल्ट इन इंडिया। अब देखो, कॉलोनियल गवर्नमेंट मींस अंग्रेजी सरकार जो है भारत में नमक भी बना रही थी और उस पे एक मोनोपोली चाहती थी अपना। मोनोपोली का मीन्स होता है एकाधिकार, मीन्स अपना ही अधिकार चाहती थी उस पे, कि इंडियन लोग जो है उस पे टैक्स पे करेंगे और गवर्नमेंट जो है उस टैक्स को कलेक्ट करेगी और खुद ही वो साल्ट बनाएंगे। ठीक है। इट ऑल्सो एग्जिबिटेड द रिप्रेसिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देन साल्ट सत्याग्रह क्यों बनाया गया था? बिकॉज इसको एग्जिबिट करने के लिए, इसको रोकने के लिए उसके रिप्रेसिव नेचर को, रिप्रेसिव मीन्स उसकी जो दमनकारी नीति थी, उसको जो इंडियन पीपल को जो दबाया जा रहा था, उसको रोकने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस नेचर को रोकने के लिए साल्ट सत्याग्रह बनाया गया। ओके, तो ये साल्ट लॉ जो था, तो साल्ट लॉ बनाया गया था कॉलोनियल गवर्नमेंट्स के द्वारा या ब्रिटिशर्स के द्वारा, और साल्ट सत्याग्रह was launched by महात्मा गांधी। ओके, तो इसमें हुआ क्या था? द साल्ट सत्याग्रह मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, उसकी जो शुरुआत थी, वो साल्ट सत्याग्रह से ही हमें मार्क होती है, उससे ही हमें देखने को मिलता है। तो ये किस तरह से? एंड वो स्टार्टेड ऑन 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को एक डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था, जिसको हम डांडी मार्च कहते हैं, जो विद द मार्च फ्रॉम साबरमती टू डांडी, जो साबरमती आश्रम से लेके डांडी, जो कि गुजरात में एक विलेज है, ओके, वहां तक पैदल यात्रा जो है हुई थी। गांधी जी के साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स थे जिन लोगों ने इसको ज्वाइन किया। देखो आप ये पिक्चर जो है देख सकते हैं द साल्ट सत्याग्रह की। गांधी जी यहाँ पे चल रहे हैं और इनके बहुत सारे वॉलंटियर्स इनके साथ थे। देन गांधी वॉक्ड ऑल द वे फ्रॉम हिज आश्रम। सभी ने पैदल यात्रा की, मार्च पास्ट किया फ्रॉम हिज आश्रम टू द कोस्टल गुजराती विलेज वेयर ही वॉयलेटेड द साल्ट लॉ। ठीक है, उन्होंने वहां से जो डांडी मार्च स्टार्ट किया, ये सिर्फ इसको स्टॉप करने के लिए, मींस अपना डिसेंट शो करने के लिए। कहां से? अपने आश्रम से लेके कोस्टल गुजराती विलेज तक, वेयर ही वॉयलेटेड द साल्ट लॉ, जहां पे जाके इन्होंने नमक बनाया और साल्ट लॉ को तोड़ा। ठीक है। देन हु ब्रोक द साल्ट लॉ? गांधी जी। ओके, गुजराती विलेज के जो ये कोस्टल एरिया पे जाके, तट पे जाके, वहां पे समुद्र से नमक बनाया गया और उस साल्ट लॉ को वॉयलेट किया गया, तोड़ा गया। ओके। देन द एंटी लिक्वर कंपेजन। एंटी लिक्वर कंपेजन क्या है? एक शराब
विरोधी अभियान। ठीक है। द एंटी लिक्वर कंपेजन स्टार्टेड इन 1999 बाय वुमेन ऑफ नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के एक नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में एंटी लिक्वर कंपेजन स्टार्ट हुआ 1999 में, वहां की औरतों के द्वारा किया गया। तो ये क्यों था? बिकॉज जो वहां सभी लोग मीन्स कुछ जेंट्स जो है खुद ही अपने शराब जो है बना रहे थे और उसको सेल कर रहे थे, एक ट्रेड का जरिया बना लिया था वहां पे। तो औरतें जो है इस चीज से बहुत परेशान थी, बिकॉज जो घरेलू हिंसा थी, मारपीट थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इसलिए उन्होंने परेशान होकर एंटी लिक्वर कंपेजन एक अभियान स्टार्ट किया। The district was facing problems owing to the growing dependence of the male folk to alcohol. अब डिस्ट्रिक्ट जो है पूरी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था कि ग्रोइंग डिपेंडेंस, सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड थे मेल फोक पे। जो मेल फोक थे वो अल्कोहल पे, और जो औरतें थी वो किस पे डिपेंड थी? मेल्स पे। ठीक है। तो बहुत ज्यादा परेशानी जो है लोगों को उठानी पड़ रही थी। तो औरतें जो है वो चाहती थी कि शराब बनाने का जो काम है वो बंद कर दिया जाए, और ये एक जो ट्रेड के रूप में चल रहा है इसको भी बिल्कुल स्टॉप बैन कर दिया जाए। थस वुमेन इन द रीजन कैरिड आउट ए सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट लिक्वर ट्रेडर्स। तो बहुत सारी संख्या में महिलाएं जो है प्रोटेस्ट किया उन्होंने अगेंस्ट लिक्वर ट्रेडर्स। ठीक है। किसके विरुद्ध? लिक्वर ट्रेडर्स, जो कि शराब के व्यापारी के रूप में काम कर रहे थे या उसको बेच रहे थे, खरीद रहे थे। द मूवमेंट इज सिग्निफिकेंट एज इट एम्पावर्ड। तो ये मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट था। इट एम्पावर्ड लोकल वुमेन, वहां जो लोकल वुमेन्स थी उनको भी इससे एक शक्ति मिली। एंड ऑल्सो बिकॉज इट लेड टू ए स्टेट वाइड बैन ऑन सेल ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज इन 1995। और इसका क्या रिजल्ट हुआ कि 1995 में अल्कोहलिक बेवरेज जो थे उनको एक स्टेट वाइड बैन लगा दिया गया उसकी सेल के ऊपर। जितने भी मादक पेय पदार्थ थे, बेवरेज होते हैं पीने वाले पदार्थ, तो जितने भी अल्कोहलिक बेवरेज थे उन सब पे एक स्टेट वाइड बैन लगा दिया गया। देन ये जितने भी हमने एग्जाम्पल्स अभी पढ़े हैं तो हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। देन ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कुछ रिटन रूल्स जो हमें मिले होते हैं तो हम उसमें देख सकते हैं कि कोई भी हमारे जो राइट्स है उनको वॉयलेट नहीं कर सकता है। ओके। देन स्टूडेंट्स, टुडे you have to write this summary in your fair notebook. Okay, you can take screenshot. Thank you.